ग्रीटिंग्स टू ऑल, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और वह है पोस्ट मौर्यन एज। कल की क्लास में हमने मौर्य काल को कंप्लीट किया था। आज मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। मौर्योत्तर काल का जो मोटा मोटा टाइम पीरियड है वो लगभग 200 बीसी से 300 एडी के बीच का है। 200 बीसी इसलिए मैं ले रहा हूं कि लगभग 185 ईसा पूर्व में 185 बीसी में मौर्यन डायनेस्टी समाप्त हुई। लेकिन थोड़ा मोटा मोटा एवरेज टाइम पीरियड मैं ले रहा हूं 200 बीसी, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम पीरियड नहीं आएगा। एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि इतने टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं और ईयर आना नहीं है, तो फिर हम एकदम एग्जैक्ट डेट की तरफ क्यों जाएं, जो याद हो जाए। और ये जाता है लगभग 300 एडी तक, यानी 500 सालों का इतिहास है। इस इतिहास को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक तो उत्तर भारत और उत्तर भारत से दक्कन तक, दक्षिणापथ तक, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तक का भाग यहां लेंगे और दूसरे पार्ट में सुदूर दक्षिण के राज्यों को लेंगे। तो हमारा दो पार्ट होगा इसमें। पहले को हम कहेंगे हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड डेक्कन, उत्तर एवं दक्षिणापथ का इतिहास। इसमें हम दो राज्यों की बात करेंगे, दो तरह के राज्यों की बात करेंगे। एक तो वो जो मौर्यों के पतन के बाद हिंदुस्तान की धरती पर शासन कर रहे थे, लेकिन इसी देश की ओरिजिन थे। उनको हम एबॉरिजिनल कह सकते हैं, एबॉरिजिनल कह सकते हैं, देशी राज्य कह सकते हैं। और दूसरे पार्ट में हम फॉरेनर्स को रखेंगे, फॉरेन इन्वेडर्स को रखेंगे, एलियंस को रखेंगे। तो आप इन्हें एलियंस या फॉरेन स्टेट्स कह सकते हैं। दूसरे भाग में हम लोग सुदूर दक्षिण, जो केरला तमिलनाडु के हिस्से में शासन करते थे, उनकी बात करेंगे। टाइम पीरियड ऑलमोस्ट उसी के आसपास का है। उसको हम कहेंगे सुदूर दक्षिण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फार साउथ। और इसमें हम पढ़ेंगे संगम काल को। एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उत्तर एवं दक्षिणापथ के इतिहास में देश राज्यों की शुरुआत। तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग शुरू कर रहे हैं देश राज्य। एक एक करके इन तीनों पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, मौर्योत्तर काल में। ये चैप्टर नंबर जो आपके सीक्वेंस में हो, 7वां हो सकता है। देशी राज्य में अब हम आते हैं। देशी राज्य एबॉरिजिनल स्टेट्स, एबॉरिजिनल स्टेट्स, देशी राज्य। और देशी राज्य में जो हमारा राजवंश होगा या जो राजवंश इसमें शासन करेंगे, इनमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम 4 राजवंशों को शामिल करेंगे। इनमें से पहला होगा शुंगा डायनेस्टी, शुंगाज, शुंग वंश। दूसरा होगा कण्व, कण्व वंश, कण्वाज। तीसरा होगा सातवाहन, सातवाहनाज। और चौथा होगा चेदी वंश, चेदी। इनको हम महामेघवाहन वंश भी कहेंगे। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 राजवंश की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं
शुंगाज, शुंगाज, शुंग शासक। ये लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण हैं, ये भी अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं। और ये चेदी हैं, ये जैन हैं, जैन धर्म को मानते हैं। और इस प्रकार से इनका जो वंश था इस तरह से है। शुंग वंश में शुरुआत पुष्यमित्र शुंग करता है। तो कल हमने बताया था कि मौर्य डायनेस्टी का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने मालिक, अपने राजा यानी बृहद्रथ अर्थात अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। तो हम कह सकते हैं, लिखते चलिए, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड Sunga dynasty, founded Sunga dynasty after killing Brihadrath, the last ruler of Mauryan dynasty. हिंदी में लिखिए, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। वही 185 BC में, लेकिन टाइम नहीं लिखने की जरूरत है, नींव डाली थी। He was a staunch Brahmin. पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। फुल स्टॉप। He never embraced the title of king. But acted as a king. उसने कभी भी राजा की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन राजा की भांति व्यवहार किया। फुल स्टॉप। He ruled as a senapati of the empire. उसने साम्राज्य के सेनापति के नाम से शासन किया। देखिए, वो कहता है मैं सेनापति हूं, मैं राजा नहीं हूं और ना मेरी राजा बनने की इच्छा है। तो वो सेनापति की उपाधि से धारण करता है, सेनापति की उपाधि से शासन करता है, लेकिन राजा की उपाधि नहीं लेता। फिर भी शासन तो कर रहा, और शासन तो राजा ही करता है। दूसरा नंबर, सेनापति अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ भी करता है। इसका मतलब यह है कि वह कह तो रहा मैं सेनापति हूं,
लेकिन वह शासक यानी राजा की भांति व्यवहार कर रहा है। तो कंटिन्यू करिए, पैरा चेंज करिए। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एट अयोध्या। पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ किया था। अब यह अश्वमेध यज्ञ तो कोई राजा ही करता है, ये कर रहा है। कहां लिखा है? ब्रैकेट में लिख लीजिए, अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव। अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव, ब्रैकेट में धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ये बात लिखी है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में, क्योंकि धनदेव अयोध्या में पुष्यमित्र शुंग का गवर्नर है और उसने ही ये बात मेंशन किया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ कराया था। इस अश्वमेध यज्ञ को कराने वाले पुरोहित का नाम पतंजलि है। इसका मतलब पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी हैं। तो ये भी लाइन नोट करिए। दिस अश्वमेध was conducted by the Purohit Patanjali, who had composed महाभाष्य, इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन। इस यज्ञ का संपादन पुरोहित पतंजलि ने कराया था। पुरोहित पतंजलि ने कराया था, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। पैरा चेंज करिए। ड्यूरिंग द reign of पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग स्तूपास ऑफ सांची एंड भरहुत वर रिनोवेटेड। पुष्यमित्र शुंग के ही काल में सांची और भरहुत के स्तूपों का संवर्धन कराया गया।
स्तूपों का संवर्धन कराया गया। संवर्धन कराया गया। These stupas were built by अशोका। इन स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था। इन स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था। बताते चले, अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। 84,000। पैरा चेंज करिए, एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, अग्निमित्र। शासक का नाम डाल देंगे तो याद करना आसान रहेगा। इसमें लिखिए, अग्निमित्र was a son of पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। फुल स्टॉप। कालिदास composed मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्नि मित्रम on the love story of अग्निमित्र and मालविका। कालिदास ने अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंगों पर मालविकाग्निमित्रम नामक पुस्तक लिखी थी। मालविकाग्निमित्रम नामक पुस्तक लिखी थी। मालविकाग्निमित्रम नामक पुस्तक लिखी थी। बस इतना ही। इसके बाद अगली हेडिंग डाल दीजिए, काशीपुत्र भागभद्र। काशीपुत्र भागभद्र। वशिफ ये देवाशीष को दे दीजिएगा। काशीपुत्र भागभद्र। लिखिए, काशीपुत्र was the ninth ruler of Shunga dynasty. काशीपुत्र शुंग वंश का नवा शासक था। ग्रीक एम्बेसडर या ग्रीक डिप्लोमैट हेलियोडोरस
visited the court of भागभद्र and embraced भागवतिज्म यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने भागभद्र के दरबार में आकर भागवत धर्म की स्थापना की। फुल स्टॉप। हेलियोडोरस erected गरुण कॉलम at वेसनगर in bracket विदिशा हेलियोडोरस ने विदिशा के वेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी। देखिए, ये धर्म ग्रहण कर रहा है, इसके उपलक्ष्य में इसने वेसनगर में गरुड़ कॉलम स्थापित किया है। इसका मतलब भागवत धर्म अब भगवान विष्णु के धर्म का पर्यायवाची समझा जाने लगा, सिनोनिम समझा जाने लगा, दोनों एक समझे जाने लगे। मैं बताता चलूं, लिखाऊंगा नहीं। हेलियोडोरस आल्सो एम्ब्रेस द टाइटल ऑफ भागवत, यानी हेलियोडोरस ने भागवत की उपाधि भी धारण की और भागवत धर्म को भी स्वीकार किया। अब टाइटल नहीं लिखाऊंगा, इसको ऐसे याद रखिएगा। लेकिन आखिर ये भागवत धर्म स्थापित किसने किया था, प्रश्न तो बनता है, तो ये भी नोट करिए। भागवतिज्म was founded by Lord वासुदेव। भागवत धर्म की स्थापना भगवान वासुदेव ने किया था। भागवत धर्म की स्थापना भगवान वासुदेव ने किया था। और हम बता चुके हैं, पहले से पता है आपको, कि वासुदेव was a son of Vasudev and Devaki, means Lord Sri Krishna. He means Vasudev. He belonged to Vrishni community, Vrishni tribe. भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव वृषणी कबीले से संबंधित थे। वृषणी कबीले से संबंधित थे, यानी इनके कबीले का नाम था वृषणी, उसी कुल से आते थे। हालांकि वृषणी कबीले के सातवत फैमिली से आते थे, लेकिन अब उतना डीप नहीं जाऊंगा, वृषणी कबीला सफिशिएंट है। पैरा चेंज करिए।
According to Moravell inscription, Moravell inscription, Moravell inscription, a foreign lady, comma, a foreign lady Tosha, foreign lady Tosha also embraced Bhagavatism, Bhagavatism, टाइटल नहीं, मोराकूप अभिलेख से पता चलता है कि मोराकूप अभिलेख से पता चलता है कि एक विदेशी महिला तोसा ने भी भागवत धर्म स्वीकार किया था, भागवत धर्म स्वीकार किया था। पैरा चेंज करिए और अगला हेडिंग लिखिए देवभूति। इसके आगे लिखिए देवभूति के आगे, देवभूति was the last ruler of Shung dynasty. देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो इस तरह से शुंग वंश की समाप्ति हुई। अगला हेडिंग डाल लीजिए कण्व डायनेस्टी। ये भी ब्राह्मण डायनेस्टी है। कण्व वंश, कण्व डायनेस्टी, कण्व वंश ज्यादा खास नहीं है लेकिन सीक्वेंस में है। यहां सीक्वेंस लगाने के लिए प्री में आता, मैं इसमें क्वेश्चन नहीं बनता। तो कण्व वंश के बारे में लिखिए। फाउंडर, संस्थापक, टाइम पीरियड चाहे तो लिख लें 75 बीसी से 25 बीसी, यानी शुंग वंश 185 बीसी से 75 बीसी तक चला था। 110 साल। और ये मात्र देखिए 50 साल चल रहा है। कण्व वंश, संस्थापक वासुदेव, जो अंतिम शुंग शासक का सेनापति था। सेनापति भी तब मिनिस्टर ही समझा जाता था। फाउंडर वासुदेव, कॉमा, अ मिनिस्टर ऑफ द लास्ट शुंग रूलर या अ कमांडर ऑफ लास्ट शुंग रूलर। पैरा चेंज करिए। द लास्ट कण्व किंग वाज सुशर्मा, who was killed by सिमुक सातवाहन। पैरा चेंज करके लिखिए। सुशर्मा ऐसे लिखेंगे, सुशर्मा शुंग वंश का अंतिम शासक था। सॉरी, कण्व वंश का अंतिम शासक था। कण्व वंश का अंतिम शासक था। सिमुक सातवाहन ने इसकी हत्या कर दी थी। सिमुक सातवाहन ने इसकी हत्या कर दी थी। सिमुक सातवाहन ने इसकी हत्या कर दी थी। अब हेडिंग डाल लीजिए सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी
सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी कण्व वंश के बाद आता है और दक्कन से शासन करता है। तो जो इनका प्लेस है, जो इनकी कैपिटल है, वो है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, पीठन या पैठन। देखिए, जो सातवाहनों का मूल केंद्र है, प्रतिष्ठान है, पीठन है या पैठन है। एक ही स्थान के कई नाम, कई तरीके से उन्हें प्रोनाउंस किया जाता है। ये महाराष्ट्र में है, तो ब्रैकेट में महाराष्ट्र भी लिख लीजिएगा। यहां के जितने शासक हैं, उन सभी शासकों की टाइटल है दक्षिण पथेश्वर। दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण पथेश्वर उन्हें कहते हैं, या उन्हें आंध्र भृत्य कहते हैं। आंध्र भृत्य, आंध्र भृत्य कहते हैं। दक्षिण पथेश्वर का मतलब होता है दक्षिणा पथ का ईश्वर, और इन्हें हम आंध्र भृत्य भी कहते हैं। तो आंध्र भृत्य या दक्षिण पथेश्वर इनको कहते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट है। दक्षिणापथ के ईश्वर यानी दक्षिणापथ के शासक इन्हें कहते हैं। इन शासकों ने जो सिक्के चलवाए थे, कॉइन्स चलवाए थे, वो कॉइन्स या तो लेड के बने हुए थे, वो कॉइन्स या तो प्रोटीन के बने होते थे। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है। या तो सिल्वर के बने हुए थे, चांदी के, या तो कॉपर के बने हुए थे, तांबे के। लेकिन जरा देखिए, इसमें कहीं सोना नहीं है। इसका मतलब यह है सातवाहन शासकों ने कभी भी सोने के सिक्के नहीं चलवाए। दे नेवर सर्कुलेटेड गोल्डन कॉइन्स, बट दे सर्कुलेटेड लेड कॉइन्स। शीशे के सिक्के चलवा रहे हैं ये लोग, तो याद रखिएगा ये शीशे के सिक्के चलवाते हैं। इन्हें आंध्र भृत्य माना जाता है, आंध्र प्रदेश के मूल निवासी माना जाता है, मराठी नहीं माना जाता। इसीलिए मराठी होने का इन्हें कुछ सजा मिलेगी, मराठी ना होने का कुछ सजा मिलेगी। इन्हें विदेशी कहा जाएगा और नैरेटिव डेवलप करके इन्हें भगाने की कोशिश होगी। आइए हम लोग इनकी सिनॉप्सिस तैयार कर लें, इन राजाओं की, कि कौन कौन से राजा हुए। तो जो सातवाहन किंग्स हुए, उन किंग्स में जो लिस्ट हमारे पास आती है, वैसे तो 31 31 शासक इसमें बनते हैं, लेकिन कुछ खास खास शासक हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात करें। पहला नंबर तो आता है सिमुक सातवाहन का, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे सिमुक सातवाहन। अभी सिमुक सातवाहन को देखा है आपने, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किया है। ये सुशर्मा का कमांडर है, और सुशर्मा को मार करके कण्व वंश की समाप्ति कर दी और सातवाहन वंश की शुरुआत कर दी। सिमुक के बाद इसका छोटा भाई कृष्ण गद्दी पर बैठा है। इसको कान्हा भी कहते हैं।
ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसकी अचीवमेंट ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद सिमुक का बेटा गद्दी पर बैठता है। निश्चित तौर पर यह एक योग्य व्यक्ति है, प्रतापी शासक है, कूटनीतिक व्यक्ति है, और इस कूटनीतिक व्यक्ति ने बहुत अचीवमेंट किए हैं। इसका नाम है श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी इसने मराठी ना होने का जो पाप था इनके ऊपर लगा हुआ था, इसको धुल डाला, क्योंकि इसने एक मराठी सरदार की पुत्री नागानिका से विवाह किया और अपने आप को मराठी सिद्ध करने का प्रयत्न किया। श्री सातकर्णी के बाद एक छोटा शासक का नाम हमें मिलता है। हालांकि उसकी अचीवमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके द्वारा लिखी गई एक किताब हमें मिलती है। उस किताब का नाम है गाथा सप्तसती या सतसई, और उस शासक का नाम है हाल। हाल नाम इस वंश के शासकों के साथ मैच नहीं होता। इसे यह लगता है कि हाल कोई पेन नेम रहा होगा, इस शासक का वास्तविक नाम कोई अन्य रहा होगा, लेकिन उसकी कोई सूचना, उसकी कोई जानकारी किसी अन्य स्रोत से उसका नाम नहीं मिलता। इसके बाद कई शासक आए गए और इसी बीच एक नए शासक का अवतरण होता है, जो महाप्रतापी है, अपने डायनेस्टी में सबसे प्रतापी है, सबसे स्टंटबाज है, और उस शासक का नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये गौतमी पुत्र का पुत्र है, गौतमी पुत्र का पुत्र है। यहां के सारे शासक, यहां से देखिए परंपरा शुरू हो रही है कि अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम जोड़ते हैं। शायद ये जोड़ने के पीछे कारण है कि इनकी माएं मराठी थी और पिता के ऊपर विदेशी होने का टैग लगा था, तो माता का नाम जोड़ करके ये अपने आप को मराठी सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों का शासन है, क्योंकि शासन तो आप देखिए स्त्रियों का नहीं आ रहा है, बेटे शासन कर रहे हैं, पितृसत्तात्मक ही दिख रहा है। इसके पीछे कारण है मराठी सिद्ध करने का प्रयत्न। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद जो शासक आता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। और फिर आता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। कहीं कहीं अंतिम शासक का नाम पुलोमा लिखा मिलता है, लेकिन अंतिम प्रतापी यही है। पुलोमा कुछ जगहों पर मिलता है कि पुलोमा वाज द लास्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, लेकिन वास्तव में जो शक्तिशाली अंतिम शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, अंतिम महान शासक कह सकते हैं। इन दोनों की कोई खास अचीवमेंट नहीं है, ये एक वजह से जाने जाते हैं, और वह वजह है नाव यानी जहाज छाप सिक्के, यानी दे सर्कुलेटेड शिप प्रिंटेड क्वाइंस। जहाज आब्लिक नाव छाप सिक्के, यानी नाव छाप सिक्के चलवाने के लिए फेमस हो गए। फिर बैक लौटे, गौतमी पुत्र सातकर्णी में देखें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता नासिक में एक पत्थर का प्लेट लगवाती है, जिसे नासिक अभिलेख आप कह सकते हैं। नासिक अभिलेख में वो लिखती है कि इसके बेटे के घोड़े तीनों समुद्रों में पानी पीते थे। तीनों समुद्रों में पानी पीने का मतलब क्या है?
ये डेक्कन में शासन करते हैं। तो पूरा जो पेनिनसुला है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसके पश्चिम में आप देखिए अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और सबसे दक्षिण में हिंद महासागर है। घोड़ा समुद्र का पानी तो पिएगा नहीं। कहने का मतलब है, अलंकारिक शैली में लिखा गया है। इसका मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर विजय प्राप्त कर लिया और पूरे पर अकेले शासन किया। इसका मीनिंग यही है। यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी embraced द टाइटल ऑफ बिग किंग, बड़े राजा की टाइटल ली। इसी नासिक अभिलेख में लिखा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी वॉज एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, इनक्रेडिबल ब्राह्मण, अतुलनीय ब्राह्मण है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अद्वितीय ब्राह्मण है, एका ब्राह्मण है। इस पर एक मूवी भी बनी है गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से, और बड़ी स्टंटबाजी की है। इसके काल में नासिक में विदेशी शासक शक भी पहुंच गए थे और उन लोगों ने शासन करना शुरू कर दिया था। इसने विदेशी शासक नहपान को पराजित करके मरवा डाला और नासिक पर अधिकार कर लिया। फिर इसके पहले आए हाल। हाल ने सतसई, जिसे गाथा सप्तशती भी कहते हैं, लिखाते समय लिखाऊंगा, गाथा सप्तशती भी, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा प्राकृत भाषा में। बस इस तरह अचीवमेंट है। श्री सातकर्णी ने नागानिका से विवाह किया, मराठी कन्या है। नागानिका भी एक जगह है महाराष्ट्र में, नाना घाट। उसी नाना घाट में एक पत्थर का प्लेट लिखवा करके उसने कहा कि मेरा पति श्री सातकर्णी राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किया था। इस अवसर पर उसने तमाम सन्यासियों को, बौद्ध भिक्षुओं को, श्रमणों को भूमिदान में दिया था। भूमिदान का उल्लेख करने वाला ये हिंदुस्तान का पहला अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? नाना घाट अभिलेख। ये पहला अभिलेख है। इसके पहले किसी अभिलेख में भूमिदान का कोई उल्लेख नहीं है। कृष्ण की कोई खास अचीवमेंट नहीं है, इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। ये एक सिनॉप्सिस थी इस चैप्टर की, इस पार्ट की। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, लिखिए। सातवाहन ऑफ डेक्कन, 2nd सेंचुरी बीसी, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 2nd सेंचुरी एडी, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक, द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक। यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक 400 सालों का शासन है। इसी के बीच है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है डेट, क्योंकि डेट किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, मोटा मोटा टाइम पीरियड है। सोर्स कहां है, यानी किन किन स्रोतों से हम सातवाहनों की जानकारी प्राप्त करेंगे? मत्स्य पुराण, स्रोत मत्स्य पुराण, जिसमें 29 शासकों का उल्लेख है, 29। संस्थापक, फाउंडर सिमुक, सिमुक, जिसने 235 से 213 ईसा पूर्व तक शासन किया। फुल स्टॉप। सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर कृष्ण, कान्हा। पैरासिंज, सिमुक का उत्तराधिकारी कृष्ण या कान्हा हुआ था, कृष्ण या कान्हा हुआ था। अब देखिए, दो तो निपट गए, इनको निपटा दिया, इनको निपटा दिया। अब नंबर आया इनका। अब हेडिंग डाल लीजिए, श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी। इसमें लिखिए श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी was
a son of Simuk. श्री सातकर्णी सिमुक का पुत्र था. Was Simuk's son? Second point, conquered large areas and performed some Vedic sacrifices, including two Aswamedh Yajna and Rajasuya. श्री सातकर्णी ने एक विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया, एक विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा दो अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किए, तथा दो अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किए. राजसूय यज्ञ किए. Parachins. His reign is well known from the Nana Ghat inscriptions of his wife Naganika. Parachins. इसके बारे में जानकारी, कॉमा, इसकी पत्नी नागानिका के नाना घाट अभिलेख से मिलता है. नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जो भूमिदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण है. भूमिदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण है. ब्रैकेट में फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट. भूमिदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण है, यानी फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. भूमिदान का उल्लेख करने वाला नाना घाट अभिलेख पहला है हिंदुस्तान का. इसके पहले हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन नहीं आया जिसमें भूमिदान का उल्लेख किया गया हो. पैरा चेंज करिए. He conquered western Malwa. He means Sri Satkarni. He conquered western Malwa, Vidarbha and Anup. उसने पश्चिमी मालवा, विदर्भ और अनूप अर्थात नर्मदा घाटी क्षेत्र की विजय की. Parachins. He is also referred to as the Lord of Dakshinapath. इसे दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया था. इसे दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया था. क्या कहा गया है? दोनों बात ठीक है. कहा गया था. Parachins. His name means Sri Satkarni का नेम. His name also occur on one of the gateway of Sanchi Stupa. इसका नाम सांची के स्तूप के एक प्रवेश द्वार पर मिलता है. सांची के एक प्रवेश द्वार पर मिलता है. इसका नाम सांची के स्तूप के एक प्रवेश द्वार पर मिलता है. किसका नाम? श्री सातकर्णी का. पैरा चेंज करिए. It is well known that substantial donations were made by the Satvahans for the renovation and decoration of Sanchi Stupa and monasteries. यह स्पष्ट है कि सातवाहनों ने
यह स्पष्ट है कि सातवाहनों ने सांची के स्तूप की मरम्मत और उसके संवर्धन के लिए दान दिया था। पैरासीज करिए। नहपान ब्रैकेट में शक रूलर ऑफ नासिक seems to have conquered some part of सातवाहन टेरिटरी। नासिक के शक शासक नहपान ने संभवतः सातवाहनों के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। सातवाहनों के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। पुलिस साहब, a large number of coins of the Nahpan has been found in Nasik area। नासिक क्षेत्र से नहपान के सिक्के बड़ी संख्या में मिलते हैं। नहपान के सिक्के बड़ी संख्या में मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर नासिक एरिया में नहपान के सिक्के मिलते हैं, इसका मतलब नासिक क्षेत्र में नहपान का शासन रहा हो। अब कौन आएगा? देखिए, अब हम लोगों ने श्री सातकर्णी की भी बात करी। अब आएगा हाल। हेडिंग डाल लीजिए, हाल। इसमें लिखिए, हाल composed सतसई in bracket गाथा सप्त सती in प्राकृत लैंग्वेज। हाल ने प्राकृत भाषा में सतसई, हिंदी में देखिए ऊपर लिखा हुआ है सतसई अर्थात गाथा सप्तसती की रचना की थी। गाथा सप्तसती की रचना की थी। अब अगले शासक का नाम लिखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। हेडिंग डाल लीजिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी में लिखिए, बस एक सेकंड। गौतमी पुत्र सातकर्णी में लिखिए, he snatched मालवा फ्रॉम द सुंगाज। इसने सुंगों से मालवा का क्षेत्र जीत लिया। पुलिस साहब, द सातवाहनाज बिकेम पावरफुल अगेन ड्यूरिंग द रीन ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के काल में सातवाहन एक बार पुनः शक्तिशाली हो गए। एक बार पुनः शक्तिशाली हो गए। पैराचेंज, हिज अचीवमेंट्स
are recorded in the Nasik inscription of Queen Mother गौतमी बलश्री। इसकी उपलब्धियों का वर्णन पैराचेंज करके लिखिएगा। इसकी उपलब्धियों का वर्णन गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में मिलता है। नासिक अभिलेख में मिलता है। फुल स्टॉप। He ruled on overall peninsula. इसने समस्त प्रायद्वीप पर शासन किया था। इसने समस्त प्रायद्वीप पर शासन किया था। पैरा चेंज करिए। He was called एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। इसे एका ब्राह्मण अर्थात अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसी बलश्री के नासिक इंस्क्रिप्शन में ये बात कही गई। ही प्रोटेक्टेड वर्ण सिस्टम, वर्णाश्रम जो व्यवस्था है हमारी, इसने वर्ण व्यवस्था को संरक्षित किया था। इसने वर्ण व्यवस्था को संरक्षित किया था। वर्ण व्यवस्था को संरक्षित किया था। हो गया। फिर पैरा चेंज करिए। अब दो नाम आएंगे। दो नाम कौन से हैं? ये हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और यज्ञ श्री सातकर्णी। लेकिन इनकी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, यही जहाज सब सिक्के चलवाए हैं बस, तो एक ही लिखा देते हैं। पैरा चेंज करिए। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी एंड यज्ञ श्री सातकर्णी सर्कुलेटेड से प्रिंटेड कॉइन्स। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और यज्ञ श्री सातकर्णी, हिंदी में देख लीजिए, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और यज्ञ श्री सातकर्णी ने जहाज आबलीक नाव छाप सिक्के चलवाए थे। जहाज आबलीक नाव छाप सिक्के चलवाए थे। पैरा चेंज। पुलोमा was the last ruler of सातवाहन डायनेस्टी। पुलोमा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। पुलोमा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। पुलोमा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। नीचे लिखे नोट। नोट में लिखिए कटक एंड स्कंधावार। कटक एंड स्कंधावार वर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। कटक और स्कंधावार, नोट नंबर 1 में लिखिए, कटक और स्कंधावार सातवाहन शासकों की सैनिक छावनियां थी। सातवाहन शासकों की सैनिक छावनियां थी, यानी सैनिक छावनी है ये। अब जो सिनॉप्सिस हम लोगों ने बनाया था उसमें एक पार्ट बच रहा है, और वो पार्ट है खारवेल का वो चेदी डायनेस्टी। तो हेडिंग डाल लीजिए, सेंट्रल हेडिंग चेदी डायनेस्टी। एबोरिजिनल में चेदी डायनेस्टी, चेदी वंश, और चेदी वंश के नीचे आप लिख सकते हैं महामेघवाहन डायनेस्टी। महामेघवाहन डायनेस्टी। महामेघवाहन
वंश। यह है, इसे चेदि वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपको हमने एज ऑफ महाजनपद में चेदि महाजनपद बताया था उसी शाखा के हैं, इसलिए चेदि हैं। लेकिन महामेघवाहन बुंदेलखंड से चला गया कलिंग, उड़ीसा, और उसी उड़ीसा के कलिंग में एक राजवंश की स्थापना करके वहां से शासन करना शुरू किया। तो चूंकि ये कार्य महामेघवाहन ने किया इसलिए इसको महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। इसका मतलब इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ? फाउंडर हुआ महामेघवाहन। महामेघवाहन इस डायनेस्टी का फाउंडर हुआ। इस डायनेस्टी के लोग, सारे लोग जो रिलीजन मानते थे, जो धर्म मानते थे, वो था जैन धर्म, यानी जैन रिलीजन, जैन धर्म के अनुयायी थे। इस डायनेस्टी के दूसरे शासक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इस डायनेस्टी के तीसरे शासक की जानकारी ज्यादा है। तो थर्ड रूलर है खारवेला। खारवेला यानी खारवेल इस डायनेस्टी का तीसरा शासक है और यही सबसे प्रतापी शासक है। इसी के बारे में अचीवमेंट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में लिखें। अब खारवेल के बारे में सोर्स क्या है, नोट कर लीजिए। सोर्स टू नो खारवेला। खारवेल के बारे में जानकारी का सोर्स, खारवेल के बारे में जानकारी का सोर्स लिखिए। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑन द उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के निकट, सोर्स में लिखिए, भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ी में, उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। फिर पैरा चेंज करिए। अब ये किस तरह की जानकारी देता है हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेला के बारे में, इसकी बात हम लोग इस पार्ट में करने जा रहे हैं। तो नोट करिए, इट गिव्स अ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द किंग्स लाइफ and his achievements comma not in general terms but year wise। जैसे अशोक का था। हाथी गुम्फा अभिलेख, इट मीन्स हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के जीवन की चर्चा नहीं है, खारवेल के जीवन की ही चर्चा नहीं है, की ही चर्चा नहीं है, बल्कि उसकी उपलब्धियों का, बल्कि उसकी उपलब्धियों का वर्षवार वर्णन है, वर्षवार वर्णन है। पैरा चेंज करिए, पैरा चेंज करिए। द इंस्क्रिप्शन सेज दैट, द इंस्क्रिप्शन सेज दैट after having received his military training in writing, military training, comma, in writing, comma, mathematics, law and finance, comma,
necessary for a crown prince, comma, Kharwell ascended the throne in his 24th year. अभिलेख लिखता है कि एक युवराज के रूप में आवश्यक शिक्षा और सैन्य योग्यता ग्रहण करने के बाद खारवेल 24 वर्ष की अवस्था में शासक बना। 24 वर्ष की अवस्था में शासक बना। पुलिस साहब, युवराज के रूप में उसने सैनिक शिक्षा ली थी। तथा सुलेख, गणित, कानून और वित्त में कुशलता प्राप्त की थी। पैरा चेंज करिए और इसमें लिखिए खारवेला इन्वेडेड द किंगडम ऑफ मगध in 8th and 12th year of his reign. खारवेल ने अपने शासन के 8वें और 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया था। During the second campaign, Kharwell carried home an image of the Jain Tirthankar from Magad, which had been previously taken away from Kalinga to Magad. अपने दूसरे अभियान में खारवेल ने तीर्थंकर की मूर्ति मगध से वापस लाया था, जो मगध के शासक द्वारा उठा ले जाया गया था। हमने आपको बताया था कि जब महापद्मनंद शासक हुआ था तो उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण करके वहां से भगवान जिन की मूर्ति उठा लाया था और वहीं पर भारतवर्ष नामक एक नहर बनवाई थी, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। तो इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है कि महापद्मनंद ने कलिंगा में भारतवर्ष नामक नहर का निर्माण कराया था। भारतवर्ष शब्द किसी अभिलेख में यह पहली बार आ रहा है।
हालांकि एक नहर के लिए आ रहा है, लेकिन यह पहली बार है। इसके पहले भारतवर्ष का उल्लेख किसी अभिलेख में नहीं है। किताबों में है, विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, उसमें लिखा उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम यद भारतम नाम यत्रयम भारती प्रजा। तो वहां भारतवर्ष है, लेकिन अभिलेखों में केवल यह पहला है जब ऐसा उल्लेख आ रहा है। लास्ट पैरा लिखिए, द wealth he got during this campaign was used to build a magnificent temple at Bhubaneswar. मगध से प्राप्त धन से खारवेल ने भुवनेश्वर में एक शानदार मंदिर का निर्माण कराया था। एक छोटा सा नोट लिखिए, यह सुंगों के बारे में है। लिखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द रेन ऑफ पुष्यमित्र शुंग was the invasion of यवनाज from the west. नोट में लिखिए, पुष्यमित्र शुंग के काल में पहली बार यवनों ने यानी यूनानियों ने पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया था। Patanjali, a contemporary of Pushyamitra, mentions this in his writing Mahabhasya. पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने इस आक्रमण का उल्लेख अपनी रचना महाभाष्य में किया था। ये नोट नंबर 1 कर दीजिए। नोट नंबर 1। इसके बाद नोट नंबर 2 लिख लीजिए, गणसंघाज। छोटा सा हेडिंग है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, इसमें लिखिए, वी नो अबाउट दीज गणसंघाज रिपब्लिक्स। ये इसी काल पे आए। थ्रू देयर कॉइन्स ऑन विच देयर नेम्स आर फाउंड। गणसंघों के बारे में उनके सिक्कों से जानकारी मिली है। नोट नंबर 2 है, उनके सिक्कों से जानकारी मिली है। Some of these were Arjunians, मालव, औदुंबर ऐसे लिखेंगे, औदुंबर, कुड़िंद, योधे इत्यादि प्रमुख हैं। इन गणसंघों में ऐसे लिखिए, इन गणसंघों में अर्जुनायन, मालव, औदुंबर, कुड़िंद,
और योधे प्रमुख हैं। Full stop. Most of these later on became tributaries of the Guptas, and vanished altogether after the 4th century AD. आगे चलकर ये गुप्तों के अधीन चले गए, गुप्तों के अधीन चले गए और गुप्त शासकों को कर देते थे, और गुप्त शासकों को कर देते थे। लेकिन चौथी शताब्दी में इनका समापन हो गया। लेकिन चौथी शताब्दी में इनका समापन हो गया। इस क्लास में बस इतना ही रखूंगा, यानी पोस्ट मौर्यन एरा, मौर्योत्तर काल में जो देशी राज्यों की श्रृंखला थी ये थी। विदेशी राज्यों की श्रृंखला हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास छोटी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, दो चीजें एक साथ मिलाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, इसलिए ये यहीं तक रखेंगे। विदेशी राज्यों के बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। किसी को भी कहीं पे डाउट होगा तो मैं फिर से एक बार नंबर दे रहा हूं, 8858810277। फोन ना करिएगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि इस पर रिचार्ज मैं कम कराता हूं। व्हाट्सएप चलता है इससे, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा अगर संभव होगा। नहीं संभव होगा तो मैं कॉल करके आपको समस्याओं का निदान कर दूंगा, आपको बता दूंगा क्या है, डिटेल कर दूंगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। इस क्लास में इतना ही।